नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जनादेश की। लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पटनायक पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। वहीं आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। आंध्र प्रदेश में एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना पार्टी शामिल है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मात्र 11 सीटों पर सिमट गई। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जनादेश का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी से। रोशन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में राकेश जी आपसे करूंगा। एक बड़ा मुद्दा जहां लोकसभा में बीजेपी को, एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है। भाई अगर उड़ीसा की मैं बात करूं तो बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर वहां सरकार बनाने जा रही है। आप ओडिशा के जनादेश को कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, 2000 में नवीन पटनायक वहाँ आए और सत्ता पे काबिज हुए। 24 साल हो गया उनको। इस बीच में भाजपा और बीजेडी के बीच में गठबंधन भी हुआ। इस बार भी गठबंधन की बातचीत चली, लेकिन जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गठबंधन का विरोध किया। और विरोध करते हुए ये तर्क दिया गया कि यदि बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लेगी तो वहाँ कांग्रेस को विकल्प मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। इसलिए मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और सेंट्रल लीडरशिप जिसकी नवीन पटनायक के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही थी, वो भी महसूस किया, उसने भी माना कि हाँ ठीक है, गठबंधन करने की बजाय हमें अलग से चुनाव लड़ना चाहिए। और अलग से चुनाव लड़ने का नतीजा ये हुआ कि 2012 में कदम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में बैठी हुई है। इसकी शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि 2017 का जो पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें 297 जिला परिषद सदस्यों की जीत से ही ये अंदाज़ा लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ बेहतर विकल्प हो सकती है। उस समय पर संगठन महामंत्री, सह संगठन मंत्री थे सौदान सिंह, उनके पास उड़ीसा था। तो एक बार उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव के समय पर हम जाते थे तो हमें उड़ीसा में लोग अपने घर में बैठक करने के लिए नहीं बुलाते थे, तो हम पेड़ के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक किया करते थे। तो बोले बहुत सारी समस्याएँ हैं, क्योंकि नवीन पटनायक का एक तो औरा था, दूसरा डर था। भारतीय जनता पार्टी की जीत से ये साबित हो रहा है कि भारत में आदिवासी समाज जो कभी कांग्रेस के साथ था, उसके बाद क्षेत्रीय दलों के साथ गया, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उसकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए उस पर विश्वास कर रहा है। और उसके लिए आप उड़ीसा देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की है। जी रोशन जी, क्या समीकरण रहे, क्या आप देखते हैं जो ओडिशा का जनादेश है, जो अगर मैं समीकरणों की बात करूं तो एक समय बीजेपी के लिए ये राज्य बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी पहली बार वहां सरकार अपने दम पे बनाने जा रही है। आप क्या इसके पीछे वजह, क्या कारण मानते हैं? देखिए, जो राकेश जी ने बताया वो कारण तो हैं। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो बीजेपी ने इस बार फोकस किया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा और वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने किया नवीन पटनायक की उम्र और उनकी जगह जो गैप होगा उसको कौन भरेगा। तो ये लोगों की समझ में आया कि नवीन पटनायक के बाद कौन, तो वो कौन, बीजेपी। तो बीजेपी ने जो फोकस किया, प्रधानमंत्री ने बार बार वहाँ यही कहा। और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि हम एक उसमें जुडिशल कमीशन बनाएंगे और ये पता लगाएंगे कि इनकी जो तबीयत खराब हुई है इसके पीछे कौन है। क्योंकि वहाँ साउथ इंडियन एक ब्यूरोक्रेट हैं पांडियन एक्चुअल वहाँ सरकार चला रहे हैं और उन्होंने, उनकी जो छवि है वहाँ, वो बहुत ही एक कठोर प्रशासक की छवि है। जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर परिसर के आसपास उन्होंने कॉरिडोर बनाए, बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर तोड़े, तो वहाँ लोगों में बहुत रोष था। तो वो रोष लोगों के दिमाग में भी चढ़ा कि भाई ये बंदा, ये बाहर का आदमी आके कैसे यहाँ जो उड़िया लोग हैं उनको डिक्टेट कर रहा है। और बीजेपी ने उसको इशू बनाया। प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण में कहा, गृह मंत्री ने अपने भाषणों में कहा,
और वो लोगों को क्लिक किया कि अब कौन, तो वो जो विकल्प खाली हो रहा था, यानी जो जगह खाली हो रही थी वो बीजेपी ने वहाँ भर दी, क्योंकि कांग्रेस बाहर हो गई थी। अब पिछले 20 सालों में कांग्रेस का अगर आप वो देखें तो कांग्रेस की जो सीटें हैं उनका वोट प्रतिशत है वो 12-14 के आसपास ही है, यानी वो उन्होंने ग्रोथ नहीं की। बीजेपी ने लगातार ग्रो किया, अभी देखें उन्हें 44% वोट मिला है। तो ये उनका जो आदिवासियों में पैठ है, जो वहाँ के जो एससी समुदाय है उसमें बीजेपी ने पैठ बनाई है, उसका नतीजा है कि आज फुल फ्लेज सरकार उनकी आई है। और मुझे लगता है ये गैप था कि उड़ीसा में कौन आएगा, अगली सरकार किसकी होगी, बीजेपी ने वो गैप भर दिया है। राकेश जी, एक समय कांग्रेस का बड़ा मजबूत आधार माना जाता था ओडिशा में, और बीजेपी ने अगर मैं कहूं तो एक एक सीट को कांग्रेस से हासिल किया है, एक तरह से छीना है उसने, ओडिशा में भी और देश के अन्य प्रांतों में भी। ओडिशा की जो जीत है बीजेपी के लिए, अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से कहूं, वो क्यों बहुत ज़्यादा एक महत्व रखती है? जब हम लोकसभा चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 19 सीटें, 21 में से 19 सीटें लोकसभा की जीती हैं, और विधानसभा में भी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों यह महत्वपूर्ण हो जाता है ओडिशा का प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ एक जो जमीनी नेता है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में भी जीत के सीट देता रहा, वो है जुएल ओरांव। और जुएल ओरांव लगातार वहाँ जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं भले ही वो राष्ट्रीय परिदृश्य में जुएल ओरांव का महत्व हम लोग ना आंक पा रहे हों, लेकिन जो आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय के बीच में जुएल ओरांव की उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धतियों का वहाँ तक पहुँचना, फिर स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट रखती है, और वही कनेक्ट उसका बाद में मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वो वोट जो है फिर उनको ले जाके सत्ता तक पहुंचाती है। तो वही मैं बताया ना, 12 साल का जो कनेक्ट है वो 24 में परिलक्षित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल पीछे खड़ी थी, 8-10 विधानसभा, 19 में देखिए 23 विधानसभा जीती थी वो, और 19 के बाद 5 साल के बाद ही आज वो 78 विधानसभा सीटें जीत के सत्ता में आ गई है। तो वहाँ एक जो सबसे बड़ा औरा था वो ये था कि नवीन पटनायक सुशासन व्यक्ति हैं, और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, देखिए दुर्भाग्य की बात देखिए कि जो उड़िया भाषा नहीं जानता, अंग्रेजी के अलावा वो आदमी किसी भाषा को नहीं जानता, यानी संवादहीन सरकार का मुख्यमंत्री 24 साल तक शासन किया। मतलब अपने आप में एक अद्भुत राज्य है उड़ीसा, जहाँ बिना संवाद के एक शासक बैठा हुआ था, और वो शासक को इतने समय के बाद जनता ने हटा के एक ऐसी पार्टी को सत्ता सौंपा है जिसके बारे में ये 10 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का और तमाम राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनकी कार्य पद्धतियों के चलते उड़ीसा जो कालाहांडी जैसे क्षेत्र और भूखमरी के लिए जाना जाता है, मुझे लगता है विकास की नई धारा पे अब उड़ीसा चलेगा। रोशन जी, अगर मैं 10 सालों के शासन की बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि बात आदिवासी क्षेत्र की आ रही है, बात चाहे झारखंड की हो या बात छत्तीसगढ़ की हो या ओडिशा की हो या मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है उसकी हो, बीजेपी ने इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आदिवासी समाज को लेकर, जनजाति समाज को लेकर योजनाएं, और बीजेपी ने जितने भी महापुरुष आदिवासी समाज से हुए, उनकी भी किसी न किसी प्रकार से जयंती मनाना, आम जनता में उनकी जो प्रभाव रहा है उसको लेकर चर्चा करना, संवाद करना, इसको लगातार जारी रखा। आप कैसे देखते हैं जो सरकार का कार्यकाल रहा और आदिवासी समाज के साथ, जनजाति समाज के साथ जो कनेक्ट किया, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, झारखंड के महान व्यक्ति हैं जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, उनकी जयंती के दिन आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और इस बार तो बहुत बड़ा दिवस मनाया गया था, और प्रधानमंत्री खुद खूंटी गए थे जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। वो उन्होंने वहाँ स्कीम भी एक लॉन्च की, और उस स्कीम के कारण जो आदिवासी लोग हैं, उन आदिवासियों के लिए घर, उनकी जो झुग्गियाँ हैं, झुग्गियाँ मीन्स की जो झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ पक्का घर कैसे बने, वहाँ नल से जल कैसे आए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिले, उनके बच्चे स्कूल कैसे जाए, उनके लिए एक पूरी कंप्रिहेंसिव एक योजना उन्होंने बनाई है। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि खूंटी से अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, और अर्जुन मुंडा ने अपने कार्यकाल में, यानी जब वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे जनजाति मंत्रालय के, उन्होंने उन पर आरोप भी लगाई कि जो जंगल क्षेत्र है
वहाँ उन्होंने उसको डिनोटिफाई किया। यानी जंगलों में, चूँकि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत आप जंगलों में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं। तो आपको उन जंगलों को जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं उनको डिनोटिफाई करना पड़ेगा, तब उनको वहाँ सुविधाएं मिलेंगी। तो उस पर बड़े आरोप उन पर लगे कि इन्होंने जंगल को ख़राब कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको आप सिविल क्षेत्र में डाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो काम किया और उससे आदिवासियों को बहुत मदद मिली। 2 फैक्ट और हैं जो हम भूल रहे हैं जी। एक तो महामहिम राष्ट्रपति जी, वो उड़ीसा से ही आती हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं, और दूसरा एक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, और बाद में जब सबसे पहली लद्दाख में जब केंद्र शासित प्रदेश बना था तो प्रधानमंत्री ने उनको वहाँ उपराज्यपाल बनाया था, और उसके बाद उनको CAG बनाया। अभी उड़ीसा सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो ये लोगों के अंदर जो आदिवासी समुदाय है, जो उड़ीसा के लोग हैं, उनको ये बात एक कॉन्फिडेंस जगा, एक विश्वास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठे हैं वो हमारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक आदिवासी महिला को जो एक बहुत छोटे परिवार से, एक बहुत ही सामान्य घर से आती हैं, उनको देश का सर्वोच्च पद मिला, तो ये भी लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। राकेश जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार 10 साल में सरकार ने आदिवासी जनजाति समाज के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, और बात चाहे राष्ट्रपति जी की हो या महापुरुषों की हो जनजाति समाज के, उनका सम्मान, उनकी जयंती मनाना, उनके उत्सव मनाना, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना असर हुआ इसका? देखिए, बनवासी समाज का वास्तव में जंगल के साथ जुड़ाव, लगाव और रहवास रहा है। अब क्या है कि जंगल को आप डेवलपमेंट के लिए ठीक कर रहे हैं, यानी वहाँ सड़क बना रहे, स्कूल बना रहे, पानी की योजना लेके जा रहे, और जंगल को खनन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसका आप दोहन करने की बजाय उसको आप उजाड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हसदेव का जंगल, जहाँ बनवासी अपना पीढ़ियों से रह रहे हैं, उस जंगल में आपके भूपेश बघेल सरकार द्वारा खनन के लिए छूट दी गई, और हुआ ये कि वहाँ 350 हेक्टेयर जमीन का जंगल काट दिया गया खनन के लिए। आदिवासियों ने विरोध किया, उस विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला। उस विरोध को दबाने के लिए इन्होंने कहा कि इस वन भूमि का पट्टा हम आपको दे देंगे। उन्होंने वन भूमि का पट्टा दिया, लेकिन कब्जा वन विभाग के पास रहा। तेंदुपत्ता के लिए उनको प्रलोभित करने के लिए उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता का हम रेट बढ़ा देंगे। उन्होंने रेट थोड़ा सा बढ़ाया और खरीदी कम कर दिया। तो बनवासी समाज इन सब कारणों को देखते हुए ही कांग्रेस को नकार दिया और बीजेडी को नकार दिया। तो क्या है, योजना का समझ वो भी रखते हैं और विनाश की समझ भी वो रखते हैं। तो योजना और विनाश, इन दोनों का परीक्षण करने के बाद छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उड़ीसा में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और बात मैं रोशन जी अगर आंध्र प्रदेश की करो तो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी इसमें गठबंधन में शामिल हैं आंध्र प्रदेश में। रोशन जी, आंध्र प्रदेश का जो जनादेश है उसके क्या मायने, क्या संदेश है उसका? बिल्कुल, मैं आंध्र की बात शुरू करने से पहले उड़ीसा में एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि वहाँ 21 सीटों में से बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं। अगर वो 20 सीटें नहीं जीतते तो शायद आज जो केंद्र में सरकार बनाने की कवाई चल रही है उसमें बीजेपी पिछड़ जाती। तो उड़ीसा का केंद्र सरकार बनाने में बड़ी भारी भूमिका है, उसका जिक्र होगा। जो आंध्र की आपने बात कही, दरअसल आंध्र में जो लगातार 2 साल से जगन रेड्डी का सरकार चल रही थी, तो उन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने उल्टा चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया था और 50 दिन चंद्रबाबू जेल में रहे। तो वहाँ ये बहुत बड़ा इशू बन गया था कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को एक विकास की पटरी पर लाए। साइबराबाद उन्होंने बनाया। आईटी के जितने बड़ी कंपनियां हैं वो हैदराबाद में हैं। अभी वो हैदराबाद चूँकि तेलंगाना का हिस्सा हो गया, तो उन्होंने फिर अमरावती में राजधानी बनाने की बात कही और जगह भी आइडेंटिफाई की। लेकिन जब सत्ता बदल गई तो जगन रेड्डी ने उसमें भी बदलाव कर दिया। उन्होंने 2 राजधानी बनाने की बात कही है। तो लोगों को कहीं लगा कि ये व्यक्ति ने जो आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य मिला, चूँकि तेलंगाना अलग हो गया था, उसके सामने आर्थिक चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों का सामना करने के बजाय राजनीति करते रहे और चंद्रबाबू नायडू को जेल डाल दिया। उससे लोगों में एक विद्रोह पैदा हुआ और आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने 10 साल राज किया उसकी सीटें गिरकर वहाँ 21 सीटें रह गई है। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर ये 11 सीटें शायद वाईएसआर कांग्रेस को वहाँ मिली हैं। हाँ, बहुत ही कम सीटें, 11 सीटें अगर मिली हैं तो सोचे कि जो
जो जिसके 112 सीटें मिली हैं और वो गिर के 11 पर आ गई हैं, तो उसकी कितनी बुरी हालत वहाँ हुई है, उसका वोट परसेंटेज गिर गया। और ये सिर्फ चुनाव जो है सुशासन पर हुआ, भ्रष्टाचार पर हुआ और चंद्रबाबू नायडू के चेहरे पर हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, क्योंकि वहाँ एनडीए चुनाव लड़ा तो बीजेपी को फायदा हुआ। वहाँ लोकसभा की सीटें 3 सीटें बीजेपी को पहली बार मिली हैं, वहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो 8 सीटें, शायद 8 सीटें बीजेपी को वहाँ मिली हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए का चेहरा और चंद्रबाबू का चेहरा, ये दोनों मिलके वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। राकेश शुक्ला जी, ये बात ठीक है कि एनडीए ने, टीडीपी ने वहाँ पर आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, बीजेपी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जनसेना पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। बीजेपी और टीडीपी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, अगर नेचुरल अलायंस की मैं बात करूं तो उसकी चर्चा अक्सर होती है। इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी जब बीजेपी और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़े हैं तो उसके परिणाम हमेशा बेहतर टीडीपी के लिए भी रहे, बीजेपी के लिए भी आंध्र प्रदेश में रहे। इस बार भी उभर के वो सामने आया। आप कैसे देखते हैं इस गठबंधन को, इस प्रदर्शन को? आपने नेचुरल अलायंस की बात की। 2019 में मुगालते में आ गए थे चंद्रबाबू नायडू और 19 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा और मुद्दा बनाया विशेष राज्य के दर्जे का। और उनके अंदर ये गुमान हो गया था कि अब हमारे पास सीट, वोट सब अच्छे हैं तो हम अलग से लड़के जीत सकते हैं। और वो औंधे मुंह गिरे थे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में। और वाईएसआर जो आपके 12 में तैयार हुई पार्टी और 19 में सत्ता में आ गई और चंद्रबाबू नायडू पीछे नहीं, बहुत पीछे खड़े हो गए थे। हालांकि उससे भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा जो मूल मुद्दा है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू का जो आंध्र प्रदेश में है वो 2 कारणों से उनका एक अपना वहाँ पे वो है। पहला कि चंद्रबाबू नायडू राज्य बंटवारे के खिलाफ थे, तो आंध्र प्रदेश का जो जनमानस है वो तेलंगाना बनने के पक्ष में, बनाने के पक्ष में नहीं था। एक ये बड़ा। दूसरा, डेवलपमेंट के मामले में चंद्रबाबू नायडू आज भी विकास पुरुष माने जाते हैं आंध्र प्रदेश में। और जब जगन रेड्डी की सरकार आई, उनकी जो कार्य पद्धतियाँ थी तो वहाँ के लोगों को लगा कि विकास और विनाश में अंतर क्या होता है। क्योंकि जगन रेड्डी के पिताजी राजशेखर रेड्डी जब थे तो विनाश काल उस समय पर भी था, लेकिन वो पर्दे के पीछे से होता था, जगन रेड्डी ने सामने से किया। तो ये दोनों अंतर सामने आए। फिर इस बार भाजपा के पास वहाँ पे 2 विकल्प थे, टीडीपी और वाईएसआर, और दोनों खड़े हुए थे दरवाजे में कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वाईएसआर के साथ जाने की बजाय टीडीपी के साथ जाना इसलिए मंजूर किया क्योंकि टीडीपी के और उनके मिलन पहले हो चुका था और उसको जनता ने भी स्वीकार किया। 2024 के चुनाव में टीडीपी को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके संजीवनी दिया और उसका नतीजा ये आया कि टीडीपी वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन की विधानसभा में, और भाजपा का भी प्रदर्शन अच्छा रहा और पवन कल्याण की पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि वहाँ रेड्डी समाज से लड़ने के लिए 2 समुदाय एक साथ मिल गए, एक तो चंद्रबाबू नायडू का समुदाय, दूसरा पवन कल्याण का समुदाय, और 100% का मतलब सीटें इन दोनों को हासिल हुई। अभी जैसे रोशन कह रहे थे, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी जब मिल के लड़े थे तो भाजपा 3 सीट जीती थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा सीटें लड़ी और 3 सीट पे जीती है। तो और उसकी एक वजह यह भी है कि टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन का रिश्ता रहा है, जो एनडीए का रिश्ता रहा है, वो 1996 से रहा है। टीडीपी पहली बार एनडीए में 1996 में उसका हिस्सा बनी थी एनडीए का। तो ये रिश्ता पुराना है, इसलिए आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी जब भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उसके परिणाम सुखद रहते हैं, बीजेपी के लिए भी, टीडीपी के लिए भी। लेकिन मैंने सुखद परिणाम बीजेपी टीडीपी की बात की, लेकिन अगर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात मैं राकेश जी करूं, दोनों ही प्रांतों में किसी जमाने में कांग्रेस का दबदबा रहता था, लेकिन एक तरह से उड़ीसा में भी कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में भी लगभग साफ है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस प्रदर्शन को? क्या वजह है कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बिल्कुल शून्य पे है और उड़ीसा में उन्हें गिनी चुनी सीटें मिली हैं? क्या कारण पहलू मानते हैं इसके पीछे? उड़ीसा में कांग्रेस को कांग्रेस ने खत्म कर दिया जी, और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद वह जगन रेड्डी को कांग्रेस तब केंद्र की सरकार में थी और उसकी तरफ से जितना परेशान किया गया, उसी परेशानी के कारण ही जगन रेड्डी ने नई पार्टी बनाई और उस नई पार्टी में राजशेखर रेड्डी के समर्थक वाले कार्यकर्ता और मतदाता पूरे शिफ्ट हो गए और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जो 6 दशक तक वहाँ पे सत्ता पे काबिज थी वो बिल्कुल रसातल पे चली गई। आज वहाँ पे टीडीपी और
और आपके वाईएसआर हैं, और एक तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे उभर रही है। कांग्रेस इन दोनों राज्यों में अपने ही कर्मों के कारण खत्म हुई है। ये रोशन जी, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं कांग्रेस का, क्योंकि ओडिशा में भी कांग्रेस का महज मात्र कुछ सीटें जीतना और आंध्र प्रदेश में शून्य पर रहना, कैसे आप इस पहलू को देखते हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस लंबे समय से अपने जनाधार को लगातार खोती चली जा रही है? मुझे ऐसा लगता है, जो राकेश जी ने बात कही है, कि कांग्रेस में जब से मैं कहूँगा कि सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी का जो शुरुआत हुई है उनके कार्यकाल की, उन्होंने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। और आप देखिए कि कैसे कांग्रेस का धीरे धीरे सब कुछ, उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ की कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पिछली बार 1 सीट जीत पाई थी, इस बार वो 6 जीत गई गठबंधन में। और उड़ीसा में देखिए, जहाँ उसने राज किया था गुरधर गोमान के बाद, उन्होंने किसी को वहाँ फोकस नहीं किया, आज वहाँ केवल 1 सीट जीत पाए हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए उनका सफाई हो गया। जो जगन रेड्डी की बात आपने कही, जगन रेड्डी का जब उन्होंने वाईएसआर रेड्डी की जब वहाँ निधन हुआ था, तो उसके बाद से जगन रेड्डी को तंग करना शुरू किया और जगन को जेल में भी रखा गया, और उसमें ऐसी तस्वीरें आती थी कि उनका वहाँ प्रताड़न किया जा रहा है। तो वो कांग्रेस का खिलाफ चला गया सारा, यानी कांग्रेस का जितना वोट था वो जगन रेड्डी के साथ उनकी पार्टी में चला गया। और कांग्रेस ने वही नहीं, सिर्फ आप देखिए कि कांग्रेस का जो संगठन बचा हुआ है, अब थोड़ा सा केरल में बचा हुआ है, थोड़ा सा उनका तमिलनाडु में बहुत नाम मात्र के लिए बचा हुआ है, और राजस्थान में या आपका हिमाचल में कुछ राज्यों में कांग्रेस का संगठन बच गया है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है उसमें संगठन की है, क्योंकि मैं कम से कम मैंने 9 राज्यों में भी चुनाव का दौरा किया अभी लोकसभा के चुनाव में, मुझे कांग्रेस के झंडे नहीं दिखे कहीं भी, जबकि बीजेपी के या जो रीजनल पार्टियां उनके झंडे दिखे, कांग्रेस का झंडा उठाने वाला तक नहीं था कोई। तो संगठन पर इनको ध्यान देना होगा। अभी जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने 2 बार की थी, वो यात्रा सिर्फ सड़क यात्रा हो रही है, वो सिर्फ लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कुछ तमाशबीन भी हैं, पर संगठन के लोग नहीं हैं। उनको संगठन पर ध्यान देना होगा। अगर संगठन में ध्यान नहीं दिया तो उनकी स्थिति और भी खराब होने वाली। इस बार तो संगठन का था, थोड़ा सा जो गठबंधन की चीज़ें थी, इसलिए उनकी सीटें बढ़ गई, नहीं तो उनके साथ और प्रॉब्लम होने वाली है। राकेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर चुनावी रणनीति की मैं बात करूं, जो आपकी चर्चा से, आप दोनों की चर्चा से मैं समझ रहा हूं, उड़ीसा में भी बीजेपी का जो फैसला रहा उसने बीजेपी को फायदा दिया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी मिलकर साथ आए, उसने दोनों को फायदा दिया और एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बनी। चुनावी रणनीति के लिहाज से बीजेपी की रणनीति को आप इन दोनों प्रदेशों के हिसाब से, जनादेश की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इन दोनों राज्यों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके बाद से नए चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक नीति है, और उस पर ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि जो पन्ना प्रमुख की बात की जाती है, तो यानी मतदान केंद्र में काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर नए दौर की बैठकें शुरू होती हैं। और वो नया दौर क्या शुरू होता है कि यदि चुनाव हम जीते हैं तो जीतने का कारण क्या था, और यदि हम चुनाव हारे हैं तो हारने का क्या था, यानी समीक्षा शुरू होती है, और उसी समीक्षा से अगले चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई कार्यकर्ता नेता आपसे मिलेगा तो यही कहेगा कि भाई हमें तो फुर्सत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में फुर्सत नहीं होता, और कांग्रेस में फुर्सत के अलावा कोई काम नहीं होता, सिर्फ चुनाव लड़ने जाते हैं। और इस बार तो सबसे विचित्र बात यह हुई कि 400-370 ने इनका मनोबल इतना तोड़ दिया कि कांग्रेस तो कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं थी। वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की खामी थी, वो कांग्रेस के लिए लाभकारी साबित हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों राज्यों में रणनीति जो है वो यही है जो अन्य राज्यों में चुनावी रणनीति होती है। जाहिर सी बात है, कहा जा सकता है कि ओडिशा में भी बीजेपी की रणनीति ने एक बड़ी सफलता हासिल की, और बीजेपी ने अपने दम पर पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है, और लोकसभा की 19 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक बड़ा इतिहास उड़ीसा की राजनीति में रचा है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी जनसेना ने मिलकर सत्ता हासिल कर ली है। 2024 का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ये जनादेश है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.